गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं सी लैंग्वेज में फंक्शंस, है ना। तो कौन कौन से फंक्शंस हैं और कौन से फंक्शन यहाँ ऑलरेडी आपकी लाइब्रेरी में हैं और आप अपना खुद का फंक्शन कैसे बनाओगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम बात करेंगे सी लैंग्वेज में फंक्शन। अब देखिए इसमें फंक्शंस में क्या होते हैं, टू टाइप के फंक्शन होते हैं। पहला है लाइब्रेरी फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन मीन्स जिसको आप यूज करते हुए आ रहे हो, जो ऑलरेडी आपकी लाइब्रेरी में है, आप नहीं बना रहे हो, आप उनको यूज कर रहे हो, यानी बिल्ट इन फंक्शंस वी कैन से। दूसरा है आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन मीन्स जिसको आप बनाओगे। यूजर डिफाइंड, आप खुद से डिफाइन करोगे। लाइब्रेरी फंक्शन प्री डिफाइंड, जिनको हम डायरेक्टली हेडर फाइल मेंशन करेंगे। हेडर फाइल को पहले मेंशन करेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड फंक्शंस को हम यूज करेंगे। या हम कह सकते हैं अगर आपके पास कोई फंक्शन है तो उसके रिलेटेड हेडर फाइल आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी टॉप ऑफ द प्रोग्राम हैश इंक्लूड में, है ना। तो ये जैसे आपने math.h एक हेडर फाइल पढ़ी थी, तो उससे रिलेटेड हमारे पास जो फंक्शन थे जैसे SQR थी या साइन कॉस टेन, वो सारी चीज़ें आप वहाँ से यूज कर सकते हो। ऐसे ही है यूजर डिफाइंड फंक्शन, जिसको हम खुद से बनाएंगे। अब खुद से जो बनाएंगे वो कैसे हो सकते हैं या कितने टाइप के हो सकते हैं। देखो फंक्शन की डेफिनेशन में हमने पिछली बार भी पढ़ा था कि फंक्शन जैसे void main एक फंक्शन है, एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन है ना। तो इसमें अगर हम void main की बात करते हैं, एक्चुअली होता क्या है, अभी यूजर डिफाइन के बारे में बताता हूँ, थोड़ा सा void main को डिस्कस कर लेते हैं। आप लिखते हो void main, ठीक, ये पैरेंथेसिस होता है एम्प्टी, आप ये यूज करते आ रहे हो अभी तक। यहाँ पर हम कुछ प्रोग्राम लिखते हैं और लास्ट में इसको हम क्लोज कर देते हैं, ठीक, यही होता है। अब void का मतलब होता है, हाँ, void का मतलब नथिंग कह सकते हो, खाली कह सकते हो, है ना। या इसको आप नो रिटर्न भी कह सकते हो। नो रिटर्न मतलब कुछ नहीं, हमें वापस कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कुछ। तो अगर इसकी सिंटैक्स की बात करें, अगर किसी भी फंक्शन का अगर जो सिंटैक्स होता है, यानी फंक्शन बनता कैसा है, तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप ये हो गया। फिर यहां पर हमें लिखना पड़ता है फंक्शन का नेम। फंक्शन का नेम, और विद इन पैरेंथेसिस यहां पर आते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स ये हो गया क्लोजिंग, ओपनिंग। यहां पर आते हैं फिर आपके लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल, और यहां पर आ जाएंगे आपके स्टेटमेंट्स, जो भी एग्जीक्यूट करना है वो सारा का सारा, और आ गया ये है क्लोज। एक्चुअली ये है एक फंक्शन को डिफाइन करने का फॉर्मेट, या जिसको आप कह सकते हो सिंटैक्स। इसी सिंटैक्स से ये भी बना हुआ है। देखो रिटर्न टाइप, यानी ये फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा ये हमें मेंशन करना है। लेकिन आप यहां लिख रहे हो void, जबकि आपके पास जो डेटा टाइप है, डेटा टाइप में आपने पढ़ा था इंटीजर डेटा टाइप है या फ्लोट है या कैरेक्टर है, ये हमने डेटा टाइप पढ़े थे, पर ये तो है ही नहीं उनमें से। नहीं तो हमने इंटीजर लिखना चाहिए था, या लॉन्ग इंटीजर लिखते, फ्लोट लिखते, डबल लिखते, कैर लिखते। हमने तो जो डेटा टाइप लिखना था वो लिखा ही नहीं। जबकि ये कह रहा है रिटर्न टाइप का मतलब रिटर्न जो वेरिएबल है, जो रिटर्न जो वेरिएबल है या जो रिटर्न वैल्यू है उसका डेटा टाइप मेंशन करो कह रहा है, पर ये डेटा टाइप तो हमने पढ़ा ही नहीं देखा जाए। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर void लिखते हो, इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन बनने जा रहा है, ये फंक्शन जो है आपको कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अगर आप ये कहते हो, जैसे मान लेते हैं स्क्वायर रूट वाला फंक्शन जिसने बनाया होगा, मान लो थोड़ी देर, तो उसने हो सकता है यहाँ पर लिखा हो इंट स्क्वायर रूट, और यहाँ पर लिखा है पैरामीटर लिस्ट। देखो, और जबकि हमारे यहाँ पैरामीटर लिस्ट भी नहीं है। पैरामीटर लिस्ट जो है, या पैरामीटर्स जिसको हम कहते हैं, दिस इज अ वेरिएबल लिस्ट। वेरिएबल का मतलब एक ऐसा वेरिएबल या एक ऐसी वैल्यू या एक ऐसा कैरेक्टर जिसमें आप वैल्यू रखते हो, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। वेरी प्लस एबल, वैल्यू करने की जिसमें एबिलिटी है वो वेरिएबल है। जैसे हम A B C ये सब वेरिएबल हो गए। A में हम 10 रखते हैं, 20 रखते हैं, वो सब वेरिएबल हो गए। तो ये कह रहे हैं कि पैरामीटर्स का मतलब वेरिएबल ही है। हाँ, एक टेक्निकल वर्ड दे दिया जरूर, लेकिन है ये वेरिएबल ही। तो यहाँ पर ये पैरामीटर या ये वेरिएबल्स भी नहीं है। अगर ये वेरिएबल भी नहीं है तो इसका मतलब है कि मेन मेथड को या मेन फंक्शन को आप कोई वैल्यू भी नहीं देख सकते हो।
ऐसा सोचो। तो यानी एक ये ऐसा फॉर्मूला या एक ऐसा फंक्शन बन रहा है जिसको न तो आप वैल्यू दे सकते हो, न ही ये आपको कोई वैल्यू देने वाला। जनरली मैथ्स में ऐसे फंक्शन होते ही नहीं है, या ऐसे फॉर्मूले तो होते ही नहीं है। मैथ्स में तो ये होगा कि आपको कुछ वैल्यू उसको देनी पड़ेगी, वो कैलकुलेट करके आपको वापस देगा, ऐसा होता है। पर हम यहाँ ऐसा भी बना सकते हैं कि न तो हम उसको वैल्यू दे पाए, न ही वो हमें देगा फिर ये। तो ये यहाँ पर ये इसका स्केलेटन कह सकते हैं, या इसका फंक्शन का मेथड जो है, तरीका ये, सिंटैक्स ये है कि सबसे पहले आप लिखोगे कि वेरिएबल ने किस टाइप की फंक्शन ने किस टाइप की वैल्यू आपसे रिटर्न देना है उसने, या आपको किस टाइप की वैल्यू इस फंक्शन से चाहिए, ये आप मेंशन करोगे, क्योंकि फंक्शन आप बना रहे हो। इसलिए मुझे डिसाइड करना है मुझे इस फंक्शन से किस टाइप की वैल्यू रिटर्न लेनी है। ठीक, फंक्शन का नाम क्या होगा, कोई भी एक वैलिड नेम, ठीक है, कोई भी एक वैलिड नेम आप दे दोगे। और दूसरा पैरामीटर लिस्ट का मतलब है वेरिएबल लिस्ट, यानी आपको इस फंक्शन से कोई भी वर्क कराने के लिए क्या क्या वैल्यूज इनिशियली उसको पास ऑन करनी है, वो वेरिएबल यहाँ पर आप मेंशन करोगे। जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए सिंपल इंटरेस्ट का फंक्शन होता, माना हम बनाते, तो मैं लिखता कि सिंपल इंटरेस्ट ने, सपोज हमें चाहिए इंटरेस्ट, है ना, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब, तो हमें वो हो सकता है एक बड़ी वैल्यू, माना इंटीजर है या उससे भी बड़ी वैल्यू है, वो तो इंटीजर की वैल्यू तो 32,000 तक है, उससे बड़ा रिजल्ट चाहिए तो मैं लॉन्ग इंटीजर लिख दूंगा। फंक्शन का नेम मैंने सिंपल इंटरेस्ट लिख दिया, और उसको कैलकुलेशन करने के लिए मिनिमम PRT 3 चीज़ें चाहिए ही चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इंटीजर में P, इंटीजर R, इंटीजर में T दे दिया। तो इसका मतलब मेरा सिंपल इंटरेस्ट फंक्शन क्या करेगा, 3 वेरिएबल रिसीव करेगा, कैलकुलेट करने के बाद लॉन्ग इंटीजर टाइप की वैल्यू को आपको रिटर्न करेगा। ऐसा ये बनता है। क्लियर हो गया ना बात। तो फिर ये लोकल वेरिएबल का मतलब ये एक ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो केवल और केवल इस ब्लॉक के अंदर ही काम करेंगे, इसके बाहर काम नहीं करेंगे। ठीक, ये स्टेटमेंट्स यानी जो एग्जीक्यूट हो सकते हैं वो वैलिड स्टेटमेंट्स हम सी लैंग्वेज के या C++ के, ये जावा में भी इवन यही चलता है। तो ये जो सिंटैक्स है, ये मान लो ये लगभग तीनों लैंग्वेज में एक जैसा है। ठीक है, C और C++ तो बिल्कुल सेम है, लेकिन हाँ जावा में एक आध चीज़ें और ऐड हो जाती हैं। तो फिलहाल ये है। तो अब बात करते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक, बनाना है, सिंटैक्स ये है फिर भी, लेकिन आप इस सिंटैक्स को ध्यान में रखते हुए अलग अलग तरीके के 4 टाइप के फंक्शन बना सकते हो। लेकिन जो कॉमनली या 99% है वो हर बुक में आपको 3 टाइप के ही लिखे हुए मिलेंगे। अब वो 3 टाइप के कौन से हैं मैं वो बता देता हूँ। अब 3 टाइप के फंक्शन मैं आपको बताता हूँ। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या है, 3 टाइप्स के हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसी टाइप का फंक्शन, यानी हाँ एक चीज़ और मैं बताता हूँ, पैरामीटर लिस्ट को मैंने अभी बोला आपसे कि ये वेरिएबल लिस्ट है, कहीं बुक में अगर कंफ्यूजन हो सकता है, किसी बुक में पैरामीटर लिस्ट को ये आर्ग्यूमेंट्स भी बोलेगा, आर्ग्यूमेंट्स भी बोलते हैं इनसे, ये आर्ग्यूमेंट्स। तो आर्ग्यूमेंट लिस्ट, पैरामीटर लिस्ट, वेरिएबल लिस्ट एक ही चीज़ है। हमारे तुमने 3 किताबें पढ़ी, हो सकता है तीनों में अलग अलग चीज़ लिखो, तो ये मत समझना नहीं कि ये कुछ और नया चीज़ तो नहीं पढ़ा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, अब वो मुझे याद इसलिए आया कि जो टाइप है उसमें ये आर्ग्यूमेंट्स लिखता है। अगर आप अभी यशवंत कानितकर पढ़ रहे हो ना आप, हाँ तो उसमें देखना आर्ग्यूमेंट्स लिखा होगा। तो सबसे पहले हम कहते हैं नो आर्ग्यूमेंट्स। नो आर्ग्यूमेंट्स का मतलब तो हो गया कि ये एम्प्टी हो गया, यानी ये नो आर्ग्यूमेंट वाला ही तो है। नो आर्ग्यूमेंट्स, नो रिटर्न, यानी वॉइड मेन क्या है, इसका मतलब ये इस टाइप वॉइड मेन ये टाइप का है। देखो, नहीं वो कोई वैल्यू ले रहा है, नहीं वो आपको दे रहा है, नहीं वो ले रहा है, नहीं वो आपको दे रहा है। नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न टाइप का एक फंक्शन जो आप वॉइड मेन रोज बनाते हुए आ रहे। अच्छा, दूसरा आप बना सकते हो जिसमें आर्ग्यूमेंट्स तो हो सकते हैं लेकिन रिटर्न नहीं है। मीन्स आप कोई एक फंक्शन है, मान लो यही है, यहां पर आपने कह दिया कि इस फंक्शन को आपने ये 2-3 वैल्यू दे दी यहां पर, लेकिन वो आपको वैल्यू नहीं देगा। फिर आप कहोगे कि फिर फिर फंक्शन कैसे काम करेगा। तो जो वैल्यू आप इस फंक्शन को या इस
फॉर्मूले को पास ऑन करोगे वो उनको कैलकुलेट करके, हो सकता है यहीं से प्रिंट ऑफ करके स्क्रीन में दे रहा हो, ऐसा सोचो ना। तो ये फंक्शन किसी और को वैल्यू ना देके सीधे सीधे स्क्रीन में भेज दे रहा है। अच्छा, एक हो गया। थर्ड देखो, इसमें हो सकता है आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे एंड रिटर्न होगा, आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न, यानी एक ऐसा फंक्शन जिसको हम वैल्यू देंगे, प्रोसेस करने के बाद वो हमें रिजल्ट देगा। ये मोस्ट यूजफुल और कॉमन फंक्शन यही है जो आप यूज करते हो, और लाइब्रेरी में 99% इसी तरीके के फंक्शंस आपको मिलेंगे। ठीक है, वो ये है। अच्छा, चौथा जो रेयरली और नहीं के बराबर ही यूज होता है वो है, तो ये हो गया नो आर्ग्यूमेंट, हाँ, एंड रिटर्न, ये है वो फोर्थ है ना, नो आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न। तो ये बहुत ही रेयरली और नहीं के बराबर यूज होता है ये, या इसका मतलब ये हो गया कि हम फंक्शन को वैल्यू कुछ नहीं देंगे पर वो हमें देगा, ऐसा तो बहुत ही रेयर ही यूज हो पाएगा ये, है ना। तो इसलिए बहुत सारी बुक्स में जो है केवल 3 टाइप के ही वो कहता भी है कि 3 ही टाइप होते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि अब हम बनाएंगे एक यूजर डिफाइंड फंक्शन। कौन सा वाला? पहला वाला। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर आपने पिछली बार भी हमने बात करी थी कि वॉइड मेन क्या है, एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन है और हर एक C++ और जावा के प्रोग्राम में वॉइड मेन का होना ज़रूरी है, यानी विदाउट वॉइड मेन जो है आपके ये प्रोग्राम रन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वॉइड मेन एक ऐसा फंक्शन है जिसको आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है, क्योंकि कोई भी फंक्शन है या कोई भी फॉर्मूला है वो तब एग्जीक्यूट होता है जब आप उसको कॉल करते हो, जब आप उसको इन्वोक करते हो, है ना। पीआरटी भी तब काम करेगा जब आप पीआरटी को यूज करोगे, ऐसे सोचो आप। फॉर्मूला होने से कुछ नहीं होता, फॉर्मूले को यूज करोगे। ऐसे ही क्या होगा कि वॉइड मेन को कौन कॉल कर रहा है फिर, यानी इसको कॉल करना पड़ेगा ना तब ये रन होगा। वॉइड मेन को हम तो कॉल करते हैं नहीं, है ना। वॉइड मेन को ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है। अगर मान लेते हैं थोड़ी देर वॉइड मेन के आगे हम कोई रिटर्न टाइप लिख दूं, मैं इंटीजर लिख देता हूं मान लो, तो वॉइड मेन जो है फिर भी हमें वैल्यू ना देके ये ऑपरेटिंग सिस्टम को पास करेगा, क्योंकि फंक्शन उसी को वैल्यू रिटर्न करता है जो उसको कॉल करता है, ऐसा सोचो, है ना, हमेशा। तो अब कॉलिंग के भी मेथड हैं, वो अभी मैं बताता हूं कि इसको कॉल करना कैसे है, और फिलहाल अभी बताते हैं कि फंक्शन डिफाइन कैसे करना है। तो सबसे पहला फंक्शन बात करते हैं नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न। तो हम बात करते हैं नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न टाइप का यूजर डिफाइन फंक्शन कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट sum of 2 integer numbers 10 and 20 using no argument and no return type function। यानी नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न मेथड से हमने क्या करना है, 2 इंटीजर नंबर हैं 10 एंड 20, उसका सम कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए प्रोग्राम क्या बनेगा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हैश इंक्लूड, ये तो पता ही है आपको, वॉइड मेन और सॉरी हैश इंक्लूड stdio और conio.h तो लगाने ही है हमने। ओके, अब देखो, अब आते हैं हम सबसे पहले अपना एक फंक्शन बना लेते हैं, यूजर डिफाइन फंक्शन। तो अब ये कह रहा है कि नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न टाइप, नो आर्ग्यूमेंट एंड नो। अच्छा, फंक्शन बनाने का मेथड ये ध्यान में पहले रखना है। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि रिटर्न टाइप लिखो यहाँ पर रिटर्न टाइप लिखो ये कह रहा है, पर आपका जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हमें वैल्यू रिटर्न नहीं चाहिए। तो अगर ये कह रहा है रिटर्न टाइप लिखो, ये कह रहा है रिटर्न नहीं चाहिए, तो आपको रिटर्न नहीं लेने के लिए आपको लिखना है वॉइड। ठीक हो गया, वॉइड मीन्स नो रिटर्न।
फिर यहाँ देखना है कि फंक्शन का नेम लिखना है, फंक्शन का नेम, ठीक, फंक्शन का नेम सम रख लेते हैं, फंक्शन नेम ने सम। फिर आ गया पैरेंथेसिस, फिर कह रहे हैं पैरामीटर्स लिखो या वेरिएबल लिखो, वेरिएबल की लिस्ट, या आर्गुमेंट्स लिखो। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि आर्गुमेंट्स नहीं होने हैं, तो आप इसको क्या करेंगे, एम्प्टी छोड़ देंगे। क्लियर हो गया। अब देखो ये एक सम फंक्शन बनने जा रहे हैं, ना तो ये कोई वैल्यू जो है फंक्शन रिसीव कर सकता है, नहीं ये वैल्यू आपको रिटर्न करने वाला है, ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं, फिर ये कह रहे हैं लोकल वेरिएबल। अब दो नंबर ऑलरेडी गिवन है, तो वेरिएबल, लोकल वेरिएबल ले लेते हैं, एक हम इंटीजर है a, एक b, एक c में सम ले लेंगे। तो वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो a इज टू 10, ठीक, b इज टू 20 एंड c इज टू आपने कर दिया a प्लस b, ठीक हो गया। अब ये देखो c इज टू a प्लस b हो गया। अब होने को तो सम फंक्शन का काम इतना ही था, काम खत्म हो गया वैसे एक तरीके से, लेकिन इस c की वैल्यू को ये सम तो रिटर्न कर ही नहीं सकता, तो सम हो गया या सम कितना आया ये आपके वॉइड मैन को तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इसने तो वैल्यू रिटर्न करनी ही नहीं है। तो अब रिजल्ट लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रिंट एफ यही लगाना पड़ेगा, प्रिंट एफ। अब आप लिखोगे सम इज इक्वल्स टू परसेंट डी कॉमा सी, और इस फंक्शन को कर दो क्लोज। अब वॉइड मेन होना जरूरी है, आपने खुद ही कहा है, तो अब हम आ जाएगा, हमारा फंक्शन आ जाएगा वॉइड मेन। ये इसीलिए इसका नाम मेन भी होगा, सोचो, क्योंकि ये मेन है, ऐसा सोचो ना, क्योंकि इसके बिना काम नहीं हो रहा, ये मेन है, इसलिए फंक्शन का नाम ही मेन रख दिया इन्होंने, तो मेन फंक्शन आ गया। अब आपने कहा था कि आपका प्रोग्राम जो है स्टार्ट ही मेन से होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम तो मेन को कॉल करेगा, तो हमारा ये फंक्शन कौन कॉल करेगा, अब ऑपरेटिंग सिस्टम ने तो इसको कॉल कर दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसको कॉल कर दिया, तो हमने इसके अंदर एक फंक्शन लिखा है, सपोज CLRSCR, तो मेन फंक्शन कॉल हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम ने, ऑपरेटिंग सिस्टम ने CLRSCR को कॉल करा, तो स्क्रीन साफ। और मेन फंक्शन को ही हम ये सम फंक्शन भी दे देते हैं ना फिर कॉल करने के लिए, जैसे ये CLRSCR को कॉल कर सकता है तो हमारे फंक्शन को भी तो कॉल कर सकता है। तो मेन फंक्शन क्या करेगा, CLRSCR को कॉल करेगा, स्क्रीन साफ, हमारे सम फंक्शन को कॉल करेगा। जब सम फंक्शन को कॉल करेगा तो ये आपका कंपाइलर यहाँ चला जाएगा, A B C 3 इंटीजर वेरिएबल डिफाइन करेगा, A में 20, B में 10, B में 20 रखेगा, C इजिकल्स टू A प्लस V हो गया, C की वैल्यू 30 करेगा, एंड सम इजिकल्स टू स्क्रीन में 30 आ जाएगा, और फंक्शन क्लोज। और जैसे ही फंक्शन क्लोज होता है तो ये वापस जाएगा कॉलिंग फंक्शन। कॉलिंग कौन है, ये है कॉलिंग ऑन वाला जो कॉल कर रहा है, तो मेन फंक्शन ही तो कॉल कर रहा है। और ये है कॉल्ड फंक्शन, कॉल्ड फंक्शन का मतलब जिसको आपने कॉल किया, दिस इज द कॉल्ड फंक्शन। तो होता क्या है कि जब कॉलिंग फंक्शन से जब आपका कंट्रोल का मतलब कंपाइलर यहाँ आया, उसने पूरा रन करा, तो आपका जब फंक्शन ओवर होता है यानी कंप्लीट हो जाता है टास्क, तो ये वापस कहाँ जाता है, कॉलिंग मेथड में ही या कॉलिंग फंक्शन में ही आपका कंट्रोल वापस चला जाता है। तो ये फिर यहाँ आ गया होगा, और जब ये यहाँ आया तो मैंने यहाँ पर सोचो एक लिखा है एक मेथड फंक्शन और getCS, तो इस getCS ने ये मान लो कि स्क्रीन को पॉज कर दिया यहाँ पर। तो स्क्रीन को पॉज करने से क्या होगा कि जो सम फंक्शन से आपने आपको वैल्यू मिली है आप उसको देख रहे होगे अभी बस, और जैसे ही आप यहाँ पर एंटर या कोई भी की प्रेस करते हो तो मेन मेथड क्लोज हो गया, मेन फंक्शन क्लोज हो गया, मेन फंक्शन क्लोज हो गया तो ये आपका वापस आपके प्रोग्राम में पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम रन होता है। तो क्लियर हो गई ना बात। तो सबसे पहले फंक्शन रन होगा मेन, जैसे ही मेन फंक्शन रन होगा तो ये स्क्रीन क्लियर कर देगा, है ना। अब ये भी CLRSCR भी तो डिफाइंड है आपकी लाइब्रेरी में, ये फंक्शन भी तो किसी ने ऐसे ही बनाया होगा, ये हमें दिख नहीं रहा है। ऐसे ही ये सोचो कि ये सम फंक्शन अगर लाइब्रेरी में होता तो ऐसे ही कहीं बनाया होता, और माना मैं आपको ये नहीं दिखाता हूँ तो आप ये कह सकते हो कि हमारे पास एक सम फंक्शन है जो 10 और 20 का यानी 2 नंबर का सम करके आपको देता है, आप ये कहते हैं। अभी ये लाइब्रेरी के अंदर भी CLRSCR का भी ऐसा ही कुछ प्रोग्राम बना होगा, ऐसा सोचो आप, है ना। ठीक है, तो एक ये हो गया। तो सम फंक्शन कैलकुलेट हो गए, फिर ये वापस आता है getCS में रुक जाता है, और की प्रेस करते हो तो ये प्रोग्राम खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से आप पहला प्रोग्राम बना सकते हो, है ना। नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न टाइप का मेथड, ये था पहला फंक्शन। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये प्रोग्राम है नो आर्ग्यूमेंट
नो रिटर्न का, है ना, यानी पहले वाला टाइप का। अब हम बात करते हैं सेकंड, आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न। आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न का मतलब होता है कि सम फंक्शन जो है दो वैल्यू रिसीव करेगा फ्रॉम द कॉलिंग फंक्शन। आर्ग्यूमेंट्स का काम क्या है? वैल्यू रिसीव करना, या जिसको हम वेरिएबल लिस्ट कह रहे हैं। तो ये वेरिएबल्स क्या काम आएंगे? ये वेरिएबल काम आएंगे आपके कॉलिंग मेथड से वैल्यू को रिसीव करने के। यानी अब आप ये सोचो कि ये अगर रिसीव करने के काम आ रहा है, यहाँ पर अगर ये रिसीव कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ से वैल्यू पास भी होगी। ये भी आप रिसीव कोई भी चीज़ कब करोगे? जब मैं आपको दूंगा ना। कोई आपको दे ही नहीं रहा है, कर लो आप रिसीव। ऐसा हो सकता है? नहीं। तो इसका मतलब यहाँ है हम बात करने वाले हैं दूसरे टाइप का फंक्शन, यानी अब होंगे नो आर्ग्यूमेंट नहीं है, अब है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मतलब है कि ये जो फंक्शन बनने जा रहा है, सम फंक्शन जो बनने जा रहा है, ये वैल्यू रिसीव करेगा। अगर ये वैल्यू रिसीव कर रहा है तो समझ लो कि कॉलिंग फंक्शन वैल्यू भेज रहा है, पास कर रहा होगा, वो भी हम बात करेंगे। तो ठीक हो गया। अब इसको ही करेक्शन कर लेते हैं। वॉइड, वॉइड का मीन्स नो रिटर्न, सम फंक्शन का नेम हो गया। आर्ग्यूमेंट चाहिए, अगर एम्प्टी का मतलब तो नो आर्ग्यूमेंट, अब चाहिए आर्ग्यूमेंट। अब क्वेश्चन ये आता है यहाँ पर कि उसने कितने नंबर्स आपको रिसीव करने हैं। तो फिलहाल 10 और 20 दो ही नंबर है। तो मैं क्या करूँगा, जो आपने अभी लोकल वेरिएबल में इंटीजर ए बी सी लिखे हैं, ये लोकल से हटा दो, इसको दे दो आप यहाँ। तो अब यहाँ जाएगा, ये हो जाएगा इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी। ठीक, इससे आप समझ लो कि इसका मतलब क्या हो गया कि एक सम फंक्शन है जो 2 इंटीजर्स रिसीव करेगा फ्रॉम द कॉलिंग फंक्शन। कॉलिंग कौन है? मेन है। यानी मेन अब भेजेगा इसको। मुझे यहाँ भी करेक्शन करना है अभी। हाँ, यानी अब जो 2 नंबर है जिसका आपको सम लेना है वो इसके पास है, वो भेजेगा यहाँ, वो ए और बी में आएंगे, तब जाके सी आया, तब जाके सी कैलकुलेट होगा। अब ये सोचो, करेक्शन इतना हो गया, देखो ये सी कैलकुलेट हो गया और सी को डिस्प्ले करेगा। अब आया, अब देखो ना, अब आप खुद सोचो 10 20 कहाँ गए? तो 10 20 इसका मतलब मेन मेथड के पास है, मेन फंक्शन के पास है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आपके पास वेरिएबल यहाँ होने चाहिए, या तो आप यहाँ स्कैन ऑफ कर लो, यहाँ पर आप स्कैन ऑफ कर लो, या आप क्या करो, यहाँ पर ही आप इंटीजर a = 10 और b = 20, ये 2 नंबर अब आपके यहाँ हैं। अब इससे क्या हुआ, स्क्रीन साफ हो गई। कौन सी? आउटपुट स्क्रीन। सम फंक्शन को आप कॉल कर रहे हो, मान लेते हैं मैंने ऐसे ही लिख दिया सम फंक्शन। अब सम फंक्शन जैसे कंपाइलर क्या करेगा, सम फंक्शन को कॉल करेगा आपकी लाइब्रेरी में, और आपके पास तो सम फंक्शन यानी एम्प्टी पैरेंथेसिस वाला तो सम फंक्शन है ही नहीं, तो ये आपको यहाँ पर दे देगा एरर। ठीक है, वो ये बोलेगा सम फंक्शन जो है 2 इंटीजर रिसीव करने वाला है, और जबकि आप बिना वेरिएबल के फंक्शन को कॉल कर रहे हो, तो मिसमैच हो गया ये। तो आपको कॉलिंग जब यानी फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा तो आपको 2 नंबर ए और बी ये पास करने पड़ेंगे। हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ, ये जो अब देखो ये मेन फंक्शन है ना, ऐसी ही यूनिट ये भी तो दिख रहा है, सम फंक्शन भी तो लगभग सेम ही है। जैसे अब अगर हम सम फंक्शन की हम बात करते हैं तो हमने कहा था कि ये पैरेंथेसिस के बाद जो आ रहे हैं, करली ब्रेस के बाद जो आ रहे हैं, लोकल वेरिएबल हैं। तो ये समझ लो यहाँ पर ए बी ये लोकल वेरिएबल हैं मेन के, लेकिन यहाँ अगर जाते हैं तो ये इंटीजर ए बी सी ये 3 लोकल वेरिएबल हैं। इसके नेम अभी दोनों जगह एक सा हो गया है, तो मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए एक्स और वाई। अगर मैं ए और बी भी लिख देता हूँ तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये समझ लो ये प्रोग्राम का अलग सेगमेंट है, ये प्रोग्राम का अलग सेगमेंट है, यानी पार्ट हो गए 2, ऐसे समझो। तो यहाँ पर भी लोकल वेरिएबल ए बी हो सकते हैं और यहाँ के लोकल वेरिएबल ए बी अलग हो सकते हैं। ये मैच मतलब या क्लैश नहीं करेंगे कहीं से कहीं तक। फिर भी कन्फ्यूजन दूर होने के लिए फिलहाल मैंने एक्स वाई रख दिए। ठीक, अब सोचो, अब मेरे पास 2 नंबर हैं, मैंने क्या करा, जब सम फंक्शन को कॉल करूंगा तो x और क्या करूंगा, y मैंने पास करे, ऐसे सोचो। अब क्या होगा, सम फंक्शन को जब मैंने कॉल करा तो मैंने x की वैल्यू और y की वैल्यू पास कर दी, कहाँ, a और b में। होता क्या है, इसको थोड़ा सा और समझ लो। होता क्या है कि ये जो वेरिएबल है ये x की वैल्यू क्या है, a में कॉपी हो रही है, कॉपी, हाँ कॉपी, x की वैल्यू a में कॉपी हो रही है, ऐसे ही y की वैल्यू b में कॉपी हो रही है।
तो अगर x की वैल्यू 10 है तो ये कॉपी हो जाएगा, तो ये 10 हो गया। y अगर 20 है तो कॉपी हो जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा। फिर आएगा ये अंदर इंटीजर c एक डिफाइन करेगा, c इज इक्वल टू a प्लस बी, यानी ये दो जुड़ के यहाँ आ गए, c की वैल्यू 30 हो गई, सम इज इक्वल टू 30, स्क्रीन में 30 आ गया आपके, क्यों स्क्रीन में 30 आ गया। और फिर से कंपाइलर सीधे वापस आ जाएगा, गेट ch में आके रुक जाएगा, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम इस तरीके से आप चला सकते हो। क्लियर है बात? तो ये फंक्शन था, है ना, आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न। ठीक है, अगला हम बात करेंगे आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न। पॉज कर दोगे? हाँ, ये था आपका आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न मेथड, है ना। अब बात करते हैं थर्ड मेथड जो है हमारा, आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न। आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न, यानी हम एक ऐसा फंक्शन बनाने जा रहे हैं, जिसको हम वैल्यू पास ऑन करेंगे, मीन्स आर्गुमेंट है तो पास कर पाएंगे फिर, और वो फंक्शन क्या है, प्रोसेस करने के बाद हमें वो रिजल्ट वापस भी देगा हमको, मतलब कॉलिंग फंक्शन को। हाँ, और आपका कॉलिंग फंक्शन फिलहाल मेन है। इसका मतलब यह होगा कि मेन फंक्शन क्या करेगा, दो नंबर ऐसे ही पास करेगा। इसका मतलब यही हुआ, फिर पास आर्गुमेंट तो पहले भी थी, तो आर्गुमेंट पास करेगा, यहाँ ये कैलकुलेट होगा सी कैलकुलेट होगा, और ये क्या करेगा, इसको रिजल्ट वापस देगा मेन फंक्शन को। अभी मेन फंक्शन को ये वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, देखो क्या कर रहा है, सम फंक्शन डायरेक्ट स्क्रीन में दिखा दे रहा है। मेन मेथड को सम क्या आया पता ही नहीं है, देख रहे हो आप। लेकिन अगले वाले प्रोग्राम में जो हम बनाने जा रहे हैं उसमें हम क्या होगा, मेन मेथड को वैल्यू मिलेगी, मेन फंक्शन को वैल्यू वापस आएगी। कैसे आएगी, करते हैं। तो अब देखो, सबसे पहले कह रहा है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप का मतलब ये है कि अगर जो आप सम फंक्शन बना रहे हो, इससे आप किस टाइप की वैल्यू लेना चाह रहे हो, है ना। हाँ, तो बिल्कुल सही कह रहे हो। तो मान लेते हैं मैं कहता हूं कि मुझे जो है इंटीजर टाइप की वैल्यू चाहिए, तो मैं लिखूंगा रिटर्न टाइप, मैंने मेंशन कर दिया इंटीजर। तो मैं इसको ये कहना चाह रहा हूं कि सम फंक्शन एक मैं बनाने जा रहा हूं जो दो नंबर रिसीव करेगा इंटीजर टाइप के, और प्रोसेस करने के बाद इंटीजर टाइप वैल्यू आपको रिटर्न कर देगा, जो भी इसको कॉल करेगा। ये तो मैं सबके लिए कॉमन फंक्शन बना रहा हूं ना, मैं अपने इसी प्रोग्राम के लिए नहीं बना रहा हूं अभी। ये सोचो आप, ये फंक्शन हो सकता है मैं ये कल को ये फंक्शन बेच दूं, केवल ये फंक्शन बना के ही बेच दूंगा ना। तो इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन के जो भी यूजर होंगे, मुझे नहीं पता कौन होंगे, जो भी यूजर होंगे वो दो इसको वैल्यू देंगे, और ये क्या करेगा, प्रोसेस करने के बाद एक इंटीजर वैल्यू उनको रिटर्न करेगा। ऐसा फंक्शन है ये। ठीक, तो क्या हो गया, इंटीजर सी ठीक हो गया, सी भी कैलकुलेट हो गया। अब जब ये कैलकुलेट हो गया, अब आप ये सोचो, तो ये यहाँ पर प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि प्रिंट क्या पता प्रिंट नहीं करना चाह रहे हो, तो मैं कैसे कह दूँ प्रिंट कर दे, क्योंकि ये फंक्शन तो सेल में जा रहा है ना। तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये कर देगा, उनको रिटर्न दे देगा वैल्यू, क्या करेगा, रिटर्न। तो मैं लिख दूंगा रिटर्न, एक नया, अब देखो एक कीवर्ड भी आ गया आपके पास, रिटर्न क्या, सी। रिटर्न सी का मतलब होता है रिटर्न बैक टू द कॉलिंग फंक्शन। अब जहां पर रिटर्न लिखा रहता है, ये सोच लो, इसके बाद आपका कंट्रोल सीधे सीधे कॉलिंग फंक्शन में वापस चला जाता है। कॉलिंग फंक्शन है सम। ठीक, ये तक यहां तक क्लियर हो गया। अब वापस फिर से आते हैं। अब देखो, आपने कहा कि वॉइड मेन फंक्शन है, ठीक, इसके पास दो इंटीजर नंबर है जिसका इसने सम लेना है। इसके लिए आपने प्रोग्राम बनाया है, स्क्रीन साफ हो गई। आपने क्या करा, सम फंक्शन को ये x और y पास कर दिए, यहां तक तो ठीक लग रहा है। ठीक, 10 और 20 आ गए, c एक डिफाइन हो गया, c इक्वल्स टू 30 हो गया, और रिटर्न c का मतलब c आ गया यहाँ। यानी ये समझ लो थोड़ी देर के लिए इस सम की जगह पर c आ गया, सम की जगह पर c आ गया ना, क्योंकि रिटर्न c किसका रिजल्टेंट है, इसका। तो अब आप ये सोचो कि एक प्रोग्राम के बीच में खाली सी लिख दोगे, उसका कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है ना। तो इसका मतलब हमें एक यहाँ पर एक वैसा ऐसा कंटेनर चाहिए जो वहां से वैल्यू रिटर्न होके आ रही है उसको वो स्टोर कर पाए। समझ में आया? तो अब मैं क्या करता हूं, एक वेरिएबल और मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मैंने s डिफाइन कर रखा हुआ है। तो ये दो s जो है ये भी इंटीजर टाइप है, तो मैं लिखूंगा s इज इक्वल्स टू, अब पढ़ना, इसको पढ़ो दूसरे अंदाज से थोड़ा सा। अब मैं लिखता हूं सम, यानी सॉरी, s इज इक्वल्स टू सम ऑफ x एंड y। ठीक तो हो गया।
जैसे आप उधर सिंपल इंटरेस्ट SI इज इक्वल टू PRT ओवर 100, ये यानी ये कैलकुलेशन करने के बाद क्या करता था, वैल्यूज हमेशा राइट टू लेफ्ट आती हैं। ऐसे सोचो ये कैलकुलेट होके S में आ जाएगी, यानी X में 30 आया होगा, यानी या आप ये कह सकते हो थोड़ी देर के लिए कि इसका रिजल्टेंट अभी आपने बोला C है, तो यानी S इज इक्वल टू इनडायरेक्टली C हो रहा है कि C ही तो आ रहा है ऊपर से, ये तो S की वैल्यू C हो गई, यानी कॉपी हो गया फिर से। तो अब आप क्या करोगे यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब आपको स्क्रीन में शो करना है तो S को शो करोगे आप, C तो है ही नहीं, इस देखो इसके अंदर C तो है ही नहीं। आप ये भी नहीं कह सकते नहीं मैंने तो C में कैलकुलेट कर रखा है, C लोकल वेरिएबल है। अगर C लोकल वेरिएबल है तो इसका मतलब ये तो इससे बाहर अननोन है, तो आप यहाँ C यूज कर ही नहीं सकते, यहाँ C विजिबल ही नहीं है। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट आप? तो अब आपको अगर दिखाना है तो आप यहाँ पर करोगे प्रिंट एफ सम इज इक्वल टू %d, S। C है ही नहीं ना, C क्योंकि लोकल वेरिएबल। अब कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा शायद कि लोकल वेरिएबल का क्या यूज है ना। मैं अभी बाद में बताऊंगा कि कोई एक ऐसा वेरिएबल कि वो यहाँ भी चले और यहाँ भी चले कैसे बनेगा, उसको हम बात करेंगे अभी, ठीक है। तो ये आपका थर्ड टाइप का क्वेश्चन बन गया है, यानी थर्ड टाइप का हमारा फंक्शन बन गया है आर्गुमेंट एंड रिटर्न, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आज हमने बात करा है यूजर डिफाइंड फंक्शन, इसके 3 टाइप के एग्जांपल्स यानी कैसे हम लोग बना सकते हैं वो आपने देख लिया। फोर्थ है नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न, ये आप खुद से ट्राई कर सकते हो, है ना। तो यानी आर्ग्यूमेंट नहीं है पर फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर चेंजेस ये हो सकते हैं, यानी ये एम्प्टी रहेगा और ये इंटीजर ही रहेगा अगर सम फंक्शन आप बना रहे हो। तो इसका मतलब यहाँ स्कैनफ लगा के कैलकुलेट करके रिटर्न C हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो ये फोर्थ टाइप का फंक्शन आप खुद से भी बना सकते हो, इसको आप एक बार ट्राई करिएगा। तो फिलहाल आज की क्लास में हम लोग इतना ही बात करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ आपको मैं एग्जांपल समझाऊंगा कि ये क्वेश्चंस है ना, या ये जो कॉमन मैंने आपको क्या बताया था कि आर्गुमेंट एंड रिटर्न ये मोस्ट कॉमन फंक्शन है जो आपके प्रोग्राम में 99% यूज होगा। तो इसको यूज करते हुए कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, है ना। कोई भी डाउट कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।